जनमन को मानकर, जनहित को जानकर हिंदी को अपनाइए। तैरना तैरने से आता है। हिंदी का ज्ञान भी हिंदी लेखन से आएगा। आप ही हिंदी में लिखना, सोचना आरंभ कीजिए। यह कथन है महर्षि अरविंद घोष जी का। दोस्तों, आज मैं प्राध्यापिका डॉक्टर सौ माधुरी दिगंबर प्रभुणे, शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय, शारदा नगर, तहसील बारामती, पुणे से आपके सामने एक विषय लेकर आई हूँ। हिंदी में अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले आप लोगों की एक मंजिल तय होनी चाहिए कि इस विषय में मैं कितने अंक हासिल करता हूँ। आज तक का बोर्ड का रिजल्ट यदि हम देखते हैं तो 90 से ज़्यादा अंक हिंदी विषय में प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि 99-90 तक अंक छात्रों ने प्राप्त किए हैं। तो इसी प्रकार आप अधिक अंक प्राप्त करें, इस हेतु इस विषय का अध्ययन कैसे करें, यह विषय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हिंदी का अध्ययन करते समय मेरी पहली और महत्वपूर्ण सूचना है कि पाठ्य पुस्तक विभाजन को समझना आवश्यक है। अब पाठ्य पुस्तक विभाजन ऐसा शब्द मैंने यहाँ लिया है। क्यों? किसी भी अनुक्रमणिका दी है आपके अध्ययन की, कुल मिलकर पाठ सभी दिए हैं, लेकिन उस अनुक्रमणिका का और दिए हुए अभ्यासक्रम का यदि आप विभाजन करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो अध्ययन के लिए सुविधा प्राप्त होगी। क्योंकि प्रश्न पत्र में जब प्रश्न आते हैं तो प्रत्येक विभाग पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि भाई हिंदी के अभ्यासक्रम में कुल मिलकर कितने घटक हैं, कितने विभाग हैं, कितने विभाग की मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, मुझे कौन से पाठ कठिन लगते हैं, आसान कौन से लगते हैं, मुझे किसकी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, यह सोचिए। इसीलिए आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने गद्य और पद्य का विश्लेषण आपके सामने रखा हुआ है और इसी विभाग के अनुसार मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर भी आ रही हूँ। यदि गद्य विभाग देखते हैं हम लोग तो उस गद्य विभाग में सिर्फ 6 पाठ है। रोज एक पाठ का अध्ययन करते हैं तो हो जाती है पढ़ाई। भाई 1 महीने के अंदर हिंदी की पढ़ाई यूं हो जाएगी आप लोगों की और आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकेंगे। 12वीं विज्ञान विषय के छात्र जो होते हैं वे ज्यादातर नीट और सीईटी विषयों की तैयारी में उलझे रहते हैं और हिंदी का अध्ययन अधिकतर नहीं करते हैं। ये मेरा अनुभव है पिछले 25 साल का। लेकिन यदि वे इस कुछ तरीकों को अपना लेते हैं, कठिन विषयों की पढ़ाई के बाद हिंदी आप लोगों को एक तो आपके मन को भी उत्साहित करेगी। रोज एक आधा घंटा या रोज बीच में 15-20 घंटे इसकी पढ़ाई करते रहेंगे तो भी आप लोगों को अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो अध्ययन के विभाग, पहला विभाग है गद्य विभाग। गद्य विभाग में कुल 6 रचनाएं हैं। इन 6 रचनाओं में एक संस्मरण रेखा है, एक कहानी है, निबंध है, पत्र है, वैज्ञानिक लेख है, जो अनुदित साहित्य है वह भी एक कहानी ही है, वृद्ध लोगों के जीवन पर आधारित कोकजाया।
एंड इसी प्रकार सिर्फ सहरचनाएं हैं। सहरचनाओं में 2 कहानियां, स्टोरी हम पूरी तरह से याद रखते तो भी आप लोगों की पढ़ाई हो जाती है। ठीक है, तो गद्य विभाग में ये कुल मिलकर 6 रचनाएं। पद्य विभाग में अनुक्रमणिका में 6 रचनाएं दिखाई देती है, लेकिन 5वीं रचना गुरुबाणी और अंतिम रचना कजरी, इसमें 2-2 गीत रखे हुए हैं, 2-2 कविताएं रखी हुई है। इसलिए पद्य विभाग में कुल 8 रचनाएं हो जाती है। कौन कौन सी वह? नवनिर्माण, सच हम नहीं सच तुम नहीं, गुरुबाणी, वृंद के दोहे, पेड़ होने का अर्थ, चुनिंदा शेर, सुनू रे सखिया और कजरी। इस प्रकार ये 8 रचनाएं हैं और मैंने भी सारी 8 के 8 रचनाओं के वीडियो पद्य विभाग के बना लिए हैं आपके लिए, आपके अध्ययन की सुविधा के लिए। और इसी प्रकार मैं एक एक विभाग को पूरा करने वाली हूँ और आप लोग भी इसी प्रकार आपका पूरा मन उस पर लगा दीजिए। एक विभाग पूरा हो जाता है तो आप लोगों में भी आत्मविश्वास निर्माण हो जाता है कि चलो भाई, मेरा पद्य विभाग पूरी तरह से अब हो गया है। इस पद्य विभाग पर कोई भी और कैसा भी प्रश्न आए तो मैं लिख सकता हूँ या सकती हूँ। यह आत्मविश्वास आप लोगों में निर्माण होना आवश्यक है। ये हो गए 2 विभाग। तीसरा विशेष अध्ययन विभाग जो है वह है कनुप्रिया, काव्य है। ये डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का यह काव्य है और ऐसे ही इन्हीं विभागों के अनुसार मैं आपके सामने वीडियो लेकर आती रहूंगी। ये कनुप्रिया महाकाव्य है, बहुत बड़ा काव्य है, 10-12 पंक्तियों का 10-12 पेजेस इसके पन्ने बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें भी उसे देखकर आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाने के बाद आप लोगों में जरूर ये आत्मविश्वास प्राप्त हो जाएगा कि भाई नहीं, बहुत सुंदर है, इंटरेस्टिंग है यह अभ्यासक्रम, बहुत ही कनुप्रिया इतनी सुंदर रचना है। पढ़ने के बाद आप लोगों में यह आत्मविश्वास निर्माण होगा कि भाई ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा विभाग। चौथा विभाग कौन सा है? व्यावहारिक हिंदी विभाग। अब ये व्यावहारिक हिंदी विभाग मतलब लेखन विभाग है। पहले पत्र, निबंध वगैरह ऐसे लेखन की विधाएं थी, लेकिन आज उस विषय को, ऐसी विधाओं को निकालकर आपके लिए उपयुक्त लेखन विधाएं इस साल अभ्यासक्रम में रखी हुई है। बहुत अच्छा अभ्यासक्रम है ये आपका। सही अर्थ में व्यावहारिक हिंदी आप अपना सके, रोजगार की भाषा बन जाए आप लोगों की, इस हेतु यह अभ्यासक्रम बना लिया है। इसीलिए देखकर, बेवजह किसी से और कुछ सुनकर, बेवजह कोई गलत फहमी अभ्यासक्रम के बारे में मत बनाइए। बहुत सुंदर और बढ़िया अभ्यासक्रम है ये। इसमें भी सभी लेखन के विभाग है। हमारा काव्य अध्यापन पूरा हो गया है, अभी उसके वीडियो आप लोगों को मिल ही जाएंगे कुछ ही दिनों में। और अब व्यावहारिक हिंदी में भी लेखन विभाग में अब मैं वही विभाग शुरू करने वाली हूँ, लेखन विभाग। लेखन में पल्लवन लेखन है। पल्लवन लेखन मतलब और यहाँ एकांकी, कहानी, आत्मकथा, आलेख ऐसा भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सिर्फ लेखन विभाग की जानकारी देने के लिए आप लोगों को इन साहित्य की विधाओं का आधार लिया गया है। एकांकी के माध्यम से पल्लवन लेखन स्पष्ट किया, कहानी के माध्यम से फीचर लेखन स्पष्ट किया। आनंद सिंह जी अपनी स्वयं की आत्मकथा बताकर आप उद्घोषक, वे उद्घोषक कैसे बने, अर्थात सूत्र संचालक कैसे बने, निवेदक कैसे बने, और आप भी कैसे बन सकते हैं। चौथा विभाग है ब्लॉग लेखन, आलेख। आज बहुत ढेर सारे ब्लॉग हिंदी साहित्य के बड़े बहुत ही प्रसिद्ध है। ब्लॉग पर यदि आप जाकर देखते हैं, पढ़ते हैं, आप अपना स्वयं का ब्लॉग भी कैसे तैयार कर सकते हैं, यह हम एक एक प्रकार लेख देखने वाले हैं।
उसके बाद है शोधपरक लेख। आज अनुसंधान मतलब शोध। शोध बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है, चाहे वह वैज्ञानिक शोध हो, चाहे वह साहित्यिक शोध भला ही क्यों न हो, प्रत्येक बात के लिए उतनी ही महत्वपूर्णता आज आ गई है। बस हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हमें किस तरह से अपने ज्ञान को हम हासिल कर सकते हैं, इस बात को देखना आवश्यक है। तो इसी प्रकार व्यावहारिक हिंदी विभाग के अंतर्गत कुल मिलकर 5 प्रकार आप लोगों के लिए रखे हुए हैं और उसे भी हम लोग जल्द ही देखने वाले हैं। 5वां विभाग जो है वह व्याकरण विभाग। अब व्याकरण विभाग में कौन कौन सा व्याकरण है, किस प्रकार मुझे इस व्याकरण का अध्ययन करना है, ये भी देखिए, यह भी सोचिए। पहला है अलंकार। 11वीं में भी आप लोगों के लिए अलंकार रखे हुए थे, शब्द अलंकार थे। अब इस साल अर्थालंकार रखे हुए हैं और अर्थालंकार में कितने प्रकार है? 5। रूपक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत। परीक्षा में आप लोगों को अलंकार पहचानने हैं। अब 5 कविता जब अलंकार पढ़ाएंगे तो जो कविताएं पढ़ाई है उन कविताओं में कौन सा अलंकार आया है, कौन सा रस आया है, ये आप लोगों को स्वयं खोजना है पढ़ाने के बाद। ठीक है, व्याकरण विभाग की भी पढ़ाई हमारी होगी। दूसरा व्याकरण विभाग है रस। 11वीं में भी 4-5 रस हो गए हैं। अब यहाँ 12वीं में भी आप लोगों के लिए रस रखे हुए हैं। उसमें एक है श्रृंगार रस, शांत रस, विभत्स रस, रौद्र रस और अद्भुत रस। ठीक है। तीसरा व्याकरण का विभाग है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन मुझे तो लगता है कि आप लोग 8वीं कक्षा से करते आ रहे हैं। बहुत आसान यह भी हमारा टॉपिक है। इसमें उपभेद रहेंगे काल के। यदि सामान्य वर्तमान काल लेते हैं तो उसके साथ अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्यत काल, एक 6-7 प्रकार काल परिवर्तन के भी रहेंगे। वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद या अर्थ के आधार पर। अगला विभाग है मुहावरे। कुल मिलकर पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए हुए मुहावरे या पाठ्य पुस्तक पढ़ाते समय बीच बीच में जो मुहावरे आ जाते हैं, उन्हें सभी मुहावरों का संकलन, एकत्रित संकलन मैंने किया है। अब ये जो वीडियो मैं दूंगी आप लोगों को, तो इसी वीडियो के साथ मैं एक लिंक दूंगी आप लोगों को कि उस लिंक में सारे के सारे ये मुहावरे होंगे। बस उतने मुहावरे करेंगे, परीक्षा के दृष्टि से यूं आसान तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। और यानी ये कुल मिलकर 5 ही विभाग है। प्रत्यय और उपसर्ग भी रखे हुए। प्रत्यय शब्द के अंत में लगाया जाता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है। ये भी प्रत्यय और उपसर्ग 8वीं कक्षा से शुरू होने वाला ये टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है। फिर भी 11वीं में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। फिर से एक बार इस साल भी हम इसकी रिवीजन के रूप में इसे देखेंगे। ठीक है। तो व्याकरण विभाग की तैयारी इस प्रकार से करनी है। यानी अध्ययन की शुरुआत करने से पहले यह देखें कि पूरे अभ्यासक्रम के कितने भाग हैं और मुझे किस तरह से किसकी तैयारी करनी है और इस 5 विभागों में से कौन सा विभाग मेरे लिए आसान है, कौन सा विभाग मेरे लिए कठिन है, इस बात का स्वयं विश्लेषण कीजिए और उसी के अनुसार जो भाग आप लोगों को कठिन लगता है उसकी तैयारी ज्यादा कीजिए या बार बार मेरे द्वारा दिए जाने वाले उसी वीडियो को सुनिए। यदि काव्य अध्यापन हमारा पूरा हो गया है तो काव्य अध्यापन में ज्यादातर संत काव्य को देखते ही छात्रों की बौवें बहुत ही तिरछी हो जाती है। अरे कब पढ़े, क्या है ये बकवास, ऐसा लगता है विद्यार्थियों को। बहुत कठिन लगता है हिंदी की पढ़ाई, ना बाबा ना, कब समझे ये, इस तरह के विचार है विद्यार्थियों के आजकल। इसलिए खास आज यह स्पेशल
वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ और आप लोगों में आत्मविश्वास निर्माण करना चाहती हूँ कि नहीं भाई, हिंदी की पढ़ाई बहुत आसान है, बहुत, यूं आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ये मुझे विश्वास है। आप ही लोग बाद में बता देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 5 विभाग और इन्हीं 5 विभागों के अनुसार अध्ययन को हमें आगे बढ़ाना है। अब ये जो 5 विभाग है, इस 5 विभाग के लिए इसे कितना मूल्य दिया है, कौन सा विभाग कितने अंक के लिए है, ये भी मालूम होना आवश्यक है। ये साधारणतः हमारी ऐसी रूपरेखा बनाई हुई है। गद्य विभाग 20 अंक, पद्य विभाग 20 अंक, विशेष अध्ययन विभाग 10 अंक, व्याकरण विभाग 10 अंक और व्यावहारिक हिंदी विभाग 20 अंक। इसके बाद मैं जब बोर्ड की ओर से हमें प्रत्यक्ष प्रश्न पत्र का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, तब फिर से मैं अंतिम परीक्षा लेखन कैसे करें और इन गद्य विभाग के 20 अंक का भी विभाजन सूक्ष्मता से कैसे किया गया है, इस बात पर एक वीडियो लेकर आऊंगी। लेकिन अब तक आप लोगों को पढ़ाई के लिए शुरुआत करनी है तो मूल्य समझ लीजिए कि भाई इस टॉपिक को इतने अंकों का वेटेज है, इतना महत्व उसका है और इस तरीके से मुझे उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अब आगे देखिए और क्या करना है। हिंदी का अध्ययन करते समय कौन कौन सी और सावधानी बरतनी है या किन बातों का महत्व आप लोगों के लिए आवश्यक है। और एक बात है, एक कि पाठ का सूक्ष्म वाचन करना बहुत आवश्यक है। आजकल के विद्यार्थी पढ़ते बहुत बिल्कुल नहीं है, ना सुनते हैं ना पढ़ते हैं। यानी श्रवण और पठन ये ज्ञानार्जन की पहली और महत्वपूर्ण 2 सीढ़ियां हैं और इन्हीं सीढ़ियों की ओर दुर्लक्ष होता हुआ दिखाई देता है। आप एमपीएससी यूपीएससी के प्रश्न पत्र भी देख लेते हैं तो वहां भी आप लोगों के लिए बड़े बड़े परिच्छेद रहते हैं और परिच्छेद पर आधारित नीचे प्रश्न दिए जाते हैं। हमारी कृति पत्रिका भी वैसी ही है। कृति पत्रिका में भी गद्य परिच्छेद, पद्य परिच्छेद, उस पर आधारित आप लोगों के लिए प्रश्न रखे जाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म वाचन करने की आदत डालिए। अब इसके बाद वाचन करने के साथ साथ और क्या महत्वपूर्ण आवश्यक है, तो शब्द संग्रह बढ़ाना आवश्यक है। शब्द संग्रह जितना हमारा बढ़ेगा उतनी हम मौखिक हिंदी भी अच्छी सीखेंगे और लिखित हिंदी भी हमें अच्छी आएगी। शब्द संग्रह वाचन करते समय शब्द संग्रह, शब्द देखना, उस शब्द के लिए समानार्थी शब्द कौन सा है, विलोमार्थी शब्द कौन सा है, या शब्द समूह के लिए एक शब्द कैसा बनेगा, कौन सा बनेगा, उपसर्ग साधित शब्द कौन से हैं, प्रत्यय घटित शब्द कौन से हैं, इस परिच्छेद में मुहावरे कौन से आए हैं, मुहावरे का वाक्य में उपयोग मुझे कैसे करना है, यह देखना आवश्यक है। इसके बाद लेखन अभ्यास करना। अभ्यास मतलब क्या है, प्रैक्टिस जिसे कहते हैं आप लोग। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसा कहा जाता है। तो अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। लेखन अभ्यास कीजिए। विज्ञान विषय के छात्र तो देवनागरी लिपि का लेखन ही नहीं करते, बिल्कुल डायरेक्ट परीक्षा में पेपर के लिए उस समय लिखते हुए दिखाई देता है। साल भर बिल्कुल उसे देखते भी नहीं और सुनते भी नहीं। ये मेरा अनुभव है, इसीलिए मैं यहाँ ये सारी बातें कर रही हूँ। तो आप क्या करें, कभी कभी तो भाई हफ्ते में एक बार तो 2-3 पन्ने लिखने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। तो लेखन अभ्यास कीजिए और इसी लेखन अभ्यास करते समय वर्तनी के नियमों का पालन करें। अब ये वर्तनी मतलब शुद्ध लेखन, मातृभाषा का प्रभाव हम पर होना स्वाभाविक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ढेर सारी गलतियां करें। सुलेखन और शुद्ध लेखन दोनों लेखन के नियमों का पालन आप लोग करें। कुछ एक 10-12 शब्दों के बारे में भी सोच लेते हैं ना आप लोग, तो भी आपकी तैयारी हो जाती है। अरे ज्यादातर हिंदी में कवि, शक्ति, भक्ति, युक्ति, नीति, नैतिक जैसे शब्द, ह्रस्व है तो मराठी में वे दीर्घ है,
जो शब्द कठिन है, वर्तनी के ज़्यादा उस नियमों का पालन करना भी आप लोगों के लिए आवश्यक है। अशुद्ध हिंदी मत लिखिए। और जो लेखन अभ्यास आप लोगों के लिए करने के लिए कहा है, तो उसके अंतर्गत व्यवहारिक हिंदी के भले ही निबंध लेखन आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन फीचर लेखन करना है, ब्लॉग लेखन करना है, पल्लवन करना है, तो वहां पर जो विषय दिए हुए हैं, हफ्ते में एक आध विषय लीजिए, ज्यादा नहीं भाई, 15 मिनट 10 मिनट, चलो आज पेन कागज कलम पकड़कर बैठ जाता है, एक विषय लेते हैं। स्वमत अभिव्यक्ति के प्रश्न है आप लोगों के लिए, गद्य विभाग पर है, पद्य विभाग पर है, एक स्वमत लीजिए। जीवन संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना आवश्यक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या होनहार बिरवान के होत चिकने पात, वृंद का दोहा मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उसका विश्लेषण कीजिए। कोई भी एक दोहा लीजिए, उसका आशय लिखने की कोशिश कीजिए अपनी भाषा में, सुनकर स्वयं अपनी भाषा में। ज्यादातर कुछ विद्यार्थियों को कंठस्थ करने की आदत होती है, घिसी पिटी बातों को कंठस्थ करना। हिंदी में ज्यादा कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मसात करना, अकलन कौशल को प्राप्त करना। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात है कि कंठस्थ भी कर सकते हैं आप, कुछ पढ़ाई के तरीके लिए यह भी तरीका अपना सकते हैं कंठस्थ करने का। अब कौन से भाग का कंठस्थ कर सकते हैं अध्ययन? इतने लंबे चौड़े उत्तर तो आप कंठस्थ नहीं कर सकते हैं, कविताओं के आशय नहीं कंठस्थ कर सकते ज्यादातर आप लोग, तो क्या कंठस्थ करें? तो रचनाकार, रचनाओं के नाम, रचनाकार का परिचय, रचनाकारों की उनकी रचनाओं की जानकारी, साहित्यिक विधाओं की जानकारी, गद्य पद्य के केंद्रीय भाव का क्या है, आशय क्या है, इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बातों के लिए आप कंठस्थ कर सकते हैं। अब इस प्रकार हिंदी का अध्ययन करके आप यदि हिंदी में ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, तो इस हिंदी भाषा की उपयोगिता आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह भी आज बताने की कोशिश मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। प्रत्येक विषय उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उसे दुर्लक्षित मत कीजिए। अब ये हिंदी भाषा की उपयोगिता, जीवन में रोजगार प्राप्त करने के लिए हिंदी भाषा बहुत महत्वपूर्ण बन गई है, लेकिन उसके लिए अच्छी तरह से उसे आत्मसात करना आवश्यक है। पत्रकारिता क्षेत्र लीजिए, या पत्रकारिता क्षेत्र में आप संपादक के रूप में या वृत्त संकलन के रूप में, पत्रकार के रूप में, प्रूफ रीडर के रूप में काम कर सकते हैं। आज ऐसे विद्यार्थी, ऐसे लोग आजकल मिलते भी नहीं हैं। नवभारत है, अनेक हिंदी के मासिक बहुत है, वहां पर भी ऐसे इन लोगों की आवश्यकता होती है। इस हेतु आप इन बातों को आत्मसात कीजिए। आज दूरदर्शन के तो कितने चैनल हैं, आप ही बताइए, आप मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता होगा, शायद 400-500 शायद ये चैनल होंगे, और हिंदी के चैनल ज्यादा है। इसीलिए आकाशवाणी भी, एफएम वाहिनियां भी है, आकाशवाणी भी है, प्रत्येक जिला तहसील की जगह पर ये आकाशवाणियां बनी हुई है। इसलिए आकाशवाणी पर भी ऐसे वृत्त निवेदकों की आवश्यकता है। हिंदी वृत्त निवेदक वहां भी लगते हैं। आज भी पुणे आकाशवाणी पर संस्कृत वार्तालाप होता रहता है, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, सभी भाषा कोई भी हो, बड़ी सुंदर रहती है भाषा, लेकिन उस पर प्रभुत्व प्राप्त करना आवश्यक है। सूत्र संचालक के रूप में आप काम कर सकते हैं। अनुवादक, बैंकों में अनुवादक की पोस्ट रखी हुई है, किसी भी बैंक में जाइए, केंद्र शासन की सभी बैंक हो या राज्य की बैंक हो, तो वहां भी एक पद रहता है अनुवादक का। मंत्रालय में जाइए। उसके बाद डबिंग के क्षेत्र में, फिल्म क्षेत्र, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पटकथाकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, संवाद लेखक बन सकते हैं। डबिंग मैंने यहाँ पर दिया गया है आप लोगों के लिए। डबिंग मतलब सिर्फ आवाज देना। आप लोग देखते हैं कि टीवी पर हिंदी
जो टीवी हिंदी की सीरियल है उसका मराठी अनुवाद दिखाई देता है, मराठी सीरियल है तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, अनुवाद किया गया है। पात्र वही है लेकिन उसको डबिंग दिया है, दूसरे लोग बोलते रहते हैं। तो वहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। अनेक फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, वहां पर आप काम कर सकते हैं। या राष्ट्रीय विज्ञान परिषद है, अनेक ऐसी जगह, वहां पर भी जाकर आप अपने भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में जाते हैं, कृषि पत्रकारिता भी आ गई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अलग अलग प्रकार की पत्रकारिता हो गई है। फिल्म जगत से संबंधित पत्रकारिता अलग, कृषि क्षेत्र से संबंधित पत्रकारिता अलग। या यहाँ पर आप 12वीं के बाद जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। तैर करने के लिए भी बहुत बड़ा स्वच्छंद आकाश आपके सामने विस्तीर्ण फैला हुआ है। बस किसी एक अच्छे कौशल को प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपके अभ्यासक्रम के माध्यम से विविध विधाओं का परिचय भी आप लोगों को किया गया है। कहानी विधा है, निबंध विधा है, पत्र विधा है, विज्ञान लेख कैसे लिखे, ये भी है। भाषा के माध्यम से ही आप लोगों को इस बात का ज्ञान हासिल हो जाता है। नैतिक मूल्य और एक महत्वपूर्ण भाषा की उपयोगिता है। कई बार आपके बुजुर्ग लोग, घर में बड़े लोग कहते हैं कि भाई कौन सी मैडम है तुम्हें पढ़ाने के लिए, कौन सा टीचर है आपको पढ़ाते हैं। यदि आप कुछ उल्टा पुल्टा बात करते हैं, घर में गलत बर्ताव कर लेते हैं, बड़े लोगों ने शिक्षा की व्याख्या बहुत बड़ी सुंदर बनाई है ना। कौन सिखाता है तुम्हें ये सब कुछ? तो नैतिक मूल्यों का संस्कार और संवर्धन और आप लोगों की संवेदनशीलता को जागृत करने का काम हमारी हिंदी भाषा करती है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, इसलिए हिंदी के महत्व को समझे। हिंदी विश्व की 5 सबसे प्रसिद्ध भाषाओं में से एक है और भारत में अनेक भाषाओं के होते हुए भी हिंदी का अपना महत्व है। हिंदी भारत की आत्मा में बसी हुई है, जो हर प्रदेश में जानी पहचानी जाती है। विविधता में एकता भारत जैसे बहुभाषी, बहुपंथी और बहुरंगी देश की सबसे बड़ी शक्ति है हिंदी। इस शक्ति का एक स्रोत हिंदी भाषा ही है। समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर ऐसा स्रोत बनाने का सौभाग्य हिंदी को ही रहा है। हिंदी नाना प्रकार की विधाओं, कलाओं और संस्कृतियों की त्रिवेणी बनाती है। हिंदी में पुरातन भारतीय परंपराओं की अभिव्यक्ति के साथ ही आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की भी अपूर्व क्षमता है। इसलिए अंत में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, वतन जैसे है प्यारी, अनेकता में एकता का नारा है, गौरवशाली भारत हमारा है, सांस्कृतिक मूलाधार है राष्ट्रभाषा, अक्षुण्ण रहे हिंदवासी, यही मेरी अभिलाषा। धन्यवाद सभी छात्रों, आप लोगों को हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। इसी शुभकामना के साथ मैं यहाँ रुकती हूँ।